हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद प्रवीण में। जैसा कि बेसिक ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी जिसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सन, अर्थ, और अब बारी है मोशन ऑफ द अर्थ की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज़ के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से इससे काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती, किसी भी वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती इस चैप्टर से, मोशन ऑफ द अर्थ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी का मोशन, अर्थ का मोशन, मोशन ऑफ अर्थ, जिसमें मेनली 3 टाइप के मोशन होते हैं जो होते हैं पृथ्वी के। पहला है ट्रांसलेशन मोशन। 3 टाइप के मोशन होते हैं, पृथ्वी के रोटेशन और रिवोल्यूशन, और एक मोशन होता है जो मेनली आपने सुना होगा, रोटेशन मतलब कि घूर्णन और रिवोल्यूशन मतलब कि परिक्रमण। तो और उसके साथ एक मोशन और होता है ट्रांसलेशन मोशन। अब बात करते हैं पहले ट्रांसलेशन मोशन की, फिर रोटेशन की मतलब घूर्णन की, फिर रिवोल्यूशन की, परिक्रमण की। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या है? मेनली हमें पता होता है कि रोटेशन पृथ्वी घूर्णन करती है अपने एक्सिस पर, और रिवोल्यूशन मतलब सन की परिक्रमा करती है। लेकिन एक मोशन और होता है जिसे ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। क्या है कि जो हमारा यूनिवर्स है बिग बैंग थ्योरी के बाद, बिग बैंग थ्योरी आपको पता ही है कि 14.7 बिलियन ईयर्स एगो एक मॉलिक्यूल था, काफ़ी कंडेंस मॉलिक्यूल था, काफ़ी संकेंद्रित मॉलिक्यूल था, जिसका विस्फोट हुआ और वो एक्सपेंड हुआ, और ये एक्सपेंशन जो है वो चलता गया, और आज भी यूनिवर्स का एक्सपेंड हो रहा है। जो मान लीजिए एनसीईआरटी में एक एग्जांपल इसका दिया गया है, जैसे कि एक गुब्बारा ले लीजिए और उस गुब्बारे पे कई सारे पॉइंट्स रख दीजिए और फिर उस गुब्बारे को फुलाइए। आप देखेंगे कि इन पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है ये अपने आप बढ़ती जाएगी, हर एक पॉइंट्स की दूरी। इसी तरह हमारा यूनिवर्स है जो कंटिन्यूअस एक्सपेंड कर रहा है, और हमारा पूरी यूनिवर्स, पूरी गैलेक्सी जो है, हमारी पूरी गैलेक्सी भी मूव कर रही है, और उस गैलेक्सी के साथ साथ हमारा सन, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी मूव कर रहा है। तो ये नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी और ग्रह ही मूव कर रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा गैलेक्सी और पूरा का पूरा गैलेक्सी के साथ पूरी की पूरी सौरमंडल भी मूव कर रही है। अब ये जो मूवमेंट है, ट्रांसलेशन जो मूवमेंट है, ट्रांसलेशन जो मोशन है, ये पता नहीं चलता है हमें। क्यों? क्योंकि इससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी गैलेक्सी ही मूव कर रही है, पूरा यूनिवर्स ही मूव कर रहा है। तो इसलिए हमें इस मोशन के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन फैक्ट यही है कि पूरी गैलेक्सी ही मूव करती है, और उस गैलेक्सी के साथ हमारा सोलर सिस्टम भी मूव करता है। और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत खासा संबंध नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज समझ लीजिए। जनरल नॉलेज की तरह है ये, कि जनरल नॉलेज की तरह है कि ट्रांसलेशन मोशन होता है, हमारा सौरमंडल भी मूव कर रहा है, अन्य ग्रहों के साथ साथ सौरमंडल, मिल्की वे गैलेक्सी भी मूव कर रही है। तो ये था ट्रांसलेशन मोशन, जो सिर्फ इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बस जानना चाहिए आपको, कोई पूछ ले तो, या फिर एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर। काफ़ी कम पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि इसका संबंध बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से या किसी उससे रहता नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन मोशन एक्चुअली में होता है। अब मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? घूर्णन और परिक्रमण, रिवोल्यूशन और रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो बात करते हैं रोटेशन की। अब रोटेशन मेनली होता क्या है, घूर्णन मेनली होता क्या है? टर्निंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। टर्निंग ऑफ द अर्थ, ये सन है, ये पृथ्वी है, अर्थ है। आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है। टिल्ट में झुका हुआ है, मतलब कि वो अपने एंगल से 66.66 डिग्री का कोण बनाती है, और अपने एक्सिस पे झुकी कितनी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये ऐसे ही सन की तरफ जो भाग आएगा वहाँ दिन होगा, और जो विपरीत होगा वो नाइट होगा। इससे क्या पता चलता है कि जो रोटेशन है
घूर्णन है उसकी वजह से पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होती है। और पृथ्वी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है अपने एक्सिस पर। अपने एक्सिस पर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। इससे ही एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि पृथ्वी किस तरह घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। और जो भाग सन की तरफ होता है वहाँ दिन होता है, जो सन के विपरीत होता है वहाँ पर रात होती है। और इसीलिए रोटेशन से सब क्या होता है, दिन और रात इफेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है रोटेशन से, दूसरा रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं रोटेशन के, ये एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ये फैक्चुअल फॉर्म में भी आ सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पुटअप होने की काफ़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा है रोटेशन ऑफ अर्थ causes centrifugal force to develop which causes the earth's poles to flatten and the equator to bulge। मान लीजिए कोई गोला है, एक गुब्बारा ले लीजिए आप, उसमें पानी भर दीजिए और उसके बाद उस गुब्बारे को नचाइए तो आप देखेंगे वो गुब्बारा लंबा ऐसे हो जाएगा और ऊपर की तरफ फ्लैट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चिपक जाएगा, आगे की तरफ बाहर। ये किसके कारण होता है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। कोई भी घूमती हुई वस्तु में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। इसी तरह हमारी पृथ्वी है, रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो पृथ्वी का जो इक्वेटर है वहां पर बल्ज है, बल्ज मींस बाहर की तरफ एक परवलयाकार शेप में, और ऊपर की तरफ क्या है, फ्लैट है, थोड़ा सा चपटा है। ये किसके कारण है, ये रोटेशन के ही कारण है। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में काफी प्रोबेबिलिटी रहता है पूछने का, और कई लोग इसको नहीं जान पाते हैं ये किसके कारण है। तो ये मेनली किसके कारण है, घूर्णन के, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी का जो इक्वेटर का पार्ट है वो थोड़ा बल्ज है, मतलब कि बाहर की तरफ फूला हुआ है, और ऊपर की तरफ ध्रुवों पोल्स पर क्या है, वो फ्लैट है। इक्वेटर पर बल्ज है और ध्रुवों पर क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है। किसके कारण है, वो रोटेशन के कारण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण है। अब तीसरा पॉइंट आता है, देयर इज कंसिस्टेंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड वाटर ऑफ ओशियन। आपको पता है रोटेशन के कारण हवाएं अपने एक्सिस से नॉर्थ पोल पर, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मूव कर जाती हैं। जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, मतलब जो पौने हैं प्लैनेटरी विंड्स, वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही बह रही हैं, मूव कर रही हैं। उनका डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में चेंज होता है, किस कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही। जब पृथ्वी घूमती है तो उसके साथ वायु भी घूमती है, और वायु भी घूमती है और उसके साथ ओशियनिक करंट्स भी मूव करती हैं। इसको हम डिटेल में जब क्लाइमेटोलॉजी ओशिनोग्राफी पढ़ाएंगे तो और डिटेल में पढ़ाएंगे कि पृथ्वी के जो विंड्स हैं और ओशिनिक करंट्स हैं वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण कैसे मूव करते हैं। अभी मेनली आप ये जान लीजिए कि कंसिस्टेंट चेंज होते हैं क्या, पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स जो होती हैं और ओशिनिक करंट्स होती हैं वो मूव करती हैं। और तीसरा क्या है, रेगुलर अकरेंस ऑफ टाइड्स ट्वाइस ए डे। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर 2 ज्वार भाटाएं डेली आते हैं। वो किस कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही। अगर पृथ्वी घूमना रुक जाए तो टाइड्स हुआ, विंड्स हुआ, और ये रुक जाएंगी। इसीलिए पृथ्वी का अब क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कैसे, एमसीक्यू में दे देंगे आपको कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको ये ऑप्शन दे देंगे, ये ऑप्शन दे देंगे, ये ऑल द अबव दे देंगे। ऑल द अबव इसमें सही है। पहला क्या है, पहला ये है कि डे और नाइट किसके कारण होती है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण। दूसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। पृथ्वी जो इक्वेटर पर थोड़ा बल्ज है और पोल्स पर थोड़ा फ्लैट है, और इसके कारण ही डायरेक्शन ऑफ विंड्स और वाटर ऑफ ओशियन, ओशियनिक करंट्स और विंड्स इसी के कारण हो रही हैं। और रेगुलर अकरेंस जो ज्वार और भाटाइट्स, मतलब ज्वार और ज्वार, जो ज्वार और भाटा है ये 2 बार पृथ्वी पर किस कारण आता है डेली, ट्वाइस ए डे, रोटेशन के कारण ही। तो ये भाग था रोटेशन का। अब बात करते हैं रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन मींस मूवमेंट अराउंड द सन एवरी ईयर विच इज complete 365 days 5 hours 48 minutes in elliptical orbit।
इलेप्टिकल ऑर्बिट में दीर्घवृत्ताकार पथ। अब पृथ्वी जो है सूर्य के परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगा रही है, और दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाने की वजह से एफिलियन जब 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है, जिसकी दूरी 15.2 किलोमीटर, और 3 जनवरी प्रीहिलियन टाइम मतलब उपसौर के टाइम 14.7 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है। अब सूर्य से नजदीक और दूर से पृथ्वी के मौसम पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ताप में परिवर्तन होता है जो अभी हम बताएंगे, लेकिन मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रीहिलियन और एफिलियन, एफिलियन मीन्स अपसौर और प्रीहिलियन मीन्स उपसौर। इससे पृथ्वी के ताप पर प्रभाव पड़ता है, सूर्य तप इंसोलेशन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन सीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अभी हम ये डायग्राम समझेंगे तब बताएंगे क्या होता है। अब बात करते हैं सीजन की। अब सीजन को क्या प्रभावित करता है? सीजन को रिवोल्यूशन और टिल्टिंग ऑफ अर्थ दोनों प्रभावित करता है। अब ये एमसीक्यू में काफी पूछा जाता है। क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनमें क्या होता है, रिवोल्यूशन दे दिया जाता है कि सीजन को चेंज होने के कारण क्या है, तो उसमें रिवोल्यूशन सिर्फ दे दिया जाता है। अब टिल्ट ऑफ द अर्थ दे दिया जाता है। लोग रिवोल्यूशन लगा देते हैं, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ नहीं लगाते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, अगर अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्ट नहीं होती तो सारे ध्रुव, सारे जोन में एक ही मौसम होता है। ये कैसे? अब यहां पर सन की रेजेस सीधे कहां पड़ रही हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर, और स्लाइटली तिरछी कहां पड़ रही है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अब पृथ्वी क्या है, 23.5 अपने एक्सिस से झुकी हुई है। इसके कारण क्या है, जो सन की रेजेस है वो नॉर्थवर्ड है 23.5 की तरफ जो है। अब यही एक्सिस नहीं होता, ये सीधे अगर होता, ये 23.5 झुकी ना होती तो सन की सारी रेजेस जो तिरछी है, ये भी और ये भी रेजेस, सारी रेजेस बराबर पड़ती। इससे क्या होता, सीजन सब जगह बराबर ही होता। अब सीजन चेंज किस तरह होता है? सीजन सूर्य का ताप कितना ज्यादा पृथ्वी के किस जोन पर कितना पड़ रहा है, इससे सीजन डिसाइड होता है। और अगर ये 23.5 झुकी ना होती तो सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल बराबर सब जगह पड़ रही होती और मौसम नहीं बदल रहा होता। इसीलिए मौसम बदलने के लिए रिवोल्यूशन एंड टिल्टिंग ऑफ अर्थ दोनों जिम्मेदार हैं। तो अब इस डायग्राम को हम समझते हैं। इस डायग्राम, हम ये सारा डायग्राम नदर्न हेमिस्फीयर को परिप्रेक्ष्य में मानकर ही पढ़ रहे हैं, और नदर्न हेमिस्फीयर को ही परिप्रेक्ष्य में मानकर ही इसके नाम रखे गए हैं। समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स और ये ऑटम इक्विनॉक्स। अब ये डायग्राम हम समझते हैं कि सन जो है, सन की यहाँ पर क्या है, सन की रेजेस सीधी कहाँ पड़ रही है? नदर्न हेमिस्फीयर में, और तिरछी कहाँ पड़ रही है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अब 23.5 पृथ्वी झुकी हुई है। झुकी होने के कारण क्या है, जो नदर्न हेमिस्फीयर का पोल का पार्ट है। अब ये जान लीजिए कि ग्लोब पर हर लेटीट्यूड में, लेटीट्यूड इसके आगे पढ़ेंगे, हर लेटीट्यूड पर क्या होता है कि दिन और रात की जो अवधि है जो बढ़ती और घटती जाती है सन की, पृथ्वी की पोजीशन के हिसाब से। जब सन नॉर्थवर्ड होता है, सूर्य की किरणें नदर्न हेमिस्फीयर में सीधे पड़ रही होती है, तो नदर्न हेमिस्फीयर का जो ध्रुव है, पोल है, वहां पर 6 महीने का दिन और सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने की रात होती है। ये टिल्टिंग की वजह से होती है। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ध्रुवों पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात किस कारण से होती है, तो वो होती है टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ का अपने एक्सिस पर झुके होने के कारण। अब इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर में यहां पर पड़ रही है। और 21 जून को समर सोल्स्टाइस, मतलब समर सोल्स्टाइस मतलब स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। 21 जून को सन कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को सन सीधा चमक रहा होता है, मतलब बिल्कुल सीधा। इस समय नदर्न हेमिस्फीयर में गर्म का मौसम होता है, समर सीजन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस का मीनिंग होता है स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। सन कहाँ स्टैंड होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और इसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही होती है? ठंडी हो रही होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। अब बात करते हैं यही सदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए यहाँ पर सूर्य की किरणें सदर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ रही हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में तिरछी पड़ रही हैं। इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ठंडी है, और इसीलिए विंटर सोल्स्टाइस कब है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या है? 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती, लेकिन ये माना किसको गया परपेच, नदर्न हेमिस्फीयर को, इसलिए विंटर सॉल्स्टाइस। विंटर कहाँ है इस समय, नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर है। तो नाम कंफ्यूज मत होइएगा, नाम देखिए ये सदर्न हेमिस्फीयर का डायग्राम है, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, समर है, लेकिन इसको विंटर सॉल्स्टाइस लिखा है। क्यों? क्योंकि किसी की चीज को हमें एक मानना पड़ेगा निश्चित कि हम इसके परिपेक्ष में इसको मानकर ही सारा डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या है, विंटर है, इसलिए इसको विंटर सॉल्स्टाइस, और यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में समर है, इसकी समर सॉल्स्टाइस बोलते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा पर चमकता है। अब देखिए लिखा है समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, आपको समझने के लिए, एंड विंटर नदर्न, मतलब समर है सदर्न हेमिस्फीयर में और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर। और यहाँ पर क्या है, समर इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब स्प्रिंग और ऑटम, स्प्रिंग और ऑटम मतलब इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में होता है, इक्वी में होता है इक्वल, और नॉक्स में होता है नाइट, इक्वल नाइट, मतलब कि 21 मार्च के समय सूर्य जो है वो इक्वेटर पर चमक रहा होता है सीधे, और नॉर्थवर्ड होता है, मतलब पूर्व उत्तर की तरफ जा रहा होता है, मतलब उस समय नदर्न हेमिस्फीयर में, अब सब नदर्न हेमिस्फीयर को ही मान के चला जा रहा है, उस समय नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आ रहा होता है। स्प्रिंग मीन्स बसंत का सीजन 21 मार्च को, मतलब सूर्य उत्तरायण हो गया होता है, उत्तरायण में इक्वेटर पर सीधे चमक रहा होता है, और नॉर्थवर्ड मतलब उत्तर की तरफ जा रहा होता है, ताकि यहाँ पर गर्मी फिर शुरू हो जाती है मार्च के बाद से, इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु। 21 मार्च को इक्वल नाइट इक्विनॉक्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम में होता है पतझड़, मतलब 21 जून के बाद क्या होता है, सन साउथवर्ड हो जाता है, मतलब दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिण की तरफ जा रहा होता है। 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य फिर इक्वेटर पे सीधे चमकता है, फिर इक्वेटर पे 23 सितंबर को सीधे सूर्य चमकता है, और उस समय दिन और रात ग्लोब पर बराबर होती है, इसीलिए इक्वल नाइट बोलते हैं 23 सितंबर को। ऑटम में पतझड़, और इस समय क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी की शुरुआत शुरू हो जाती है, तब ये 22 दिसंबर को यहाँ पर ठंडी हो जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाती है। अब बात करते हैं प्री हीलियन और एफिलियन का इफेक्ट क्या पड़ता है। ये काफी माइन्यूट पॉइंट है, लेकिन इसको सही से समझिएगा। प्री हीलियन 3 जनवरी को होता है। कहा जाता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में नदर्न हेमिस्फीयर की बदौलत सदर्न हेमिस्फीयर में जो ऋतुएं हैं वो कठोर होती हैं। उन कठोरता का कारण क्या है, जैसे सदर्न, आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत आग लगती है, आए दिन समाचार आता है, गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में काफी आग लगती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है, प्री हीलियन और एफिहीलियन। मतलब 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, लेकिन उस समय क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और पृथ्वी जो है सूर्य से नजदीक होने के कारण ज्यादा इंसोलेशन, ज्यादा सूर्यताप ग्रहण करता है। इसलिए जो सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट जो है, वहां पर गर्मी सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर गर्म है, क्यों? क्योंकि सन की जो रेज है वो साउथवर्ड है, दूसरा पृथ्वी सूर्य से नजदीक भी है, इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया है और सदर्न हेमिस्फीयर के जो ऋतु हैं वो कठोर हो जाती हैं। और 4 जुलाई के समय सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ठंडी शुरू हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाती है। इसीलिए 4 जुलाई के टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी है तो सूर्य दूर भी है, तो इसीलिए ऋतुएं क्या है, ऋतुएं सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो कठोर हो जाती है, प्रीहीलियन और एफिहीलियन के कारण ही होती है। ये आप जान गए कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों इतनी आग लगती है, क्योंकि उस समय वहां पर गर्मी भी हो रही होती है, और दूसरी बात है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक भी होता है। ये बेसिक पॉइंट था रिवोल्यूशन का, काफी पेचीदा पॉइंट नहीं है, काफी सरल से हमने इसको बताया ताकि आप इसको समझ सकें। अब बात करते हैं कि जो डेज हैं 365 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, मतलब 6 आवर्स इसको मान लेते हैं, ठीक। इतने दिन में रिवोल्यूशन मतलब पृथ्वी सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। अब यही 6 घंटे जो होते हैं
यही 6 घंटे 365 दिन, और ये जो 6 घंटे हैं, यही 6 घंटे 4 साल में 624, 6 को 4 से 6 4 से 24, यही 24 आवर्स बन जाते हैं। और यही आवर्स लीप ईयर में, जो लीप ईयर होता है हमारा, उस समय फरवरी 29 डेज की होती, उसमें ऐड हो जाता है यही 24 घंटा, ये जो 6 आवर है यही ऐड हो जाता है। उस समय क्या होता है, जो दिन होता है रिवोल्यूशन का, वो 366 डेज ऐड किया जाता है। अब ये जान गए आपकी क्यों ये हर 4 साल लीप ईयर आता है, यही 6 घंटा ऐड हो जाता है 4 साल में 24 घंटा, और फिर यही 366 दिन का रिवोल्यूशन पीरियड हो जाता है। तो ये था मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन जिसके कारण दिन और रात होती है, पृथ्वी पर प्लेनेटरी ग्रहीय जो पवनें हैं और ओशनिक करंट से वो मूव करती हैं, और पृथ्वी में बल्ज और पोल पे फ्लैटन है, ये किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। और तीसरा पॉइंट क्या था कि जो टाइड्स आते हैं, ज्वार आते हैं 2 बार पृथ्वी पर, वो किसके कारण आते हैं, वो भी रोटेशन के कारण आते हैं। तो रोटेशन के कारण, ट्रांसलेशन मोशन के कारण हमने क्या बताया था, ट्रांसलेशन मोशन के कारण हमने बताया कि पूरे की पूरी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है और पूरी की पूरी गैलेक्सी सौर मंडल ही मूव कर रहा है। तो इसलिए हमें ये पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि ये इसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिवर्स ही मूव कर रही है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। और हमारे स्टडी में जो यूजफुल है वो है रोटेशन, घूर्णन, और रिवोल्यूशन, परिक्रमण। रोटेशन से क्या प्रभाव पड़ता है, रोटेशन से डे और नाइट होती है। दूसरी चीज होती है पृथ्वी अपकेंद्रीय बल लगने के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण पृथ्वी जो है अपने इक्वेटर पर उभरी हुई है, बल्ज है, और ध्रुव पर फ्लैटन है। ये एमसीक्यू में काफी पूछा जाता है। तीसरा है जो पृथ्वी पर ग्रहीय पवनें हैं, प्लेनेटरी विंड्स हैं, और ओशियनिक करंट से, ये रोटेशन के कारण होता है। और चौथा है जो टाइड्स, ज्वार आते हैं पृथ्वी पर 2 बार दिन में, वो रोटेशन के कारण होते हैं। अब रिवोल्यूशन से क्या होता है, रिवोल्यूशन से और टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, इन दोनों से सीजन चेंज होते हैं। एक नहीं, रिवोल्यूशन नहीं, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। अगर टिल्ट नहीं होगा तो सारे समय सारे जोन में एक ही मौसम रहेगा, ये हमने बताया। और रिवोल्यूशन और टिल्टिंग ऑफ द अर्थ से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। और नदर्न हेमिस्फीयर को परिपेक्ष में मानकर 21 जून को टॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य सीधे चमकता है। इस समय समर सोल्स्टिस, समर में होता है गर्मी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ठंडी होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। और विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं 22 दिसंबर को टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब मकर रेखा पर सीधे सूर्य चमक रहा होता है। और स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, बसंत इस समय 21 मार्च को इक्विनॉक्स में होता है, इक्वल नाइट, इक्वेटर पर सीधे सूर्य चमक रहा होता है, और पूरे ग्लोब पर एक समान डे होता है, समान दिन होता है, इक्वल नाइट होती है। 21 मार्च को वसंत ऋतु, इस समय सूर्य क्या होता है, इक्वेटर से नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा होता है, उत्तर की तरफ। तो सीजन नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी की शुरुआत होती है, बसंत ऋतु। और 23 सितंबर को फिर वो क्या होता है, इक्वेटर पर आकर दक्षिण की तरफ जा रहा होता है, तब नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठंडी की शुरुआत होती है, पतझड़ शुरू हो जाता है। और वही 22 दिसंबर को फिर यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी हो जाती है, विंटर सॉल्स्टिस, और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाती है। और हमने क्या बताया कि एफिहीलियन में अपसौर, सूर्य दूरी पर होता है, पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होता है, मतलब 15.2 करोड़ किलोमीटर। और 3 जनवरी मतलब प्रीहीलियन उपसौर, इस समय 3 जनवरी को 14.7 किलोमीटर पृथ्वी होती है सूर्य से। और प्रीहीलियन एफिलियन का क्या प्रभाव पड़ता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर की जो ऋतुएं हैं वो कठोर होती हैं। क्यों, प्रीहीलियन और एफिलियन के कारण। क्यों, क्योंकि 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के नजदीक भी होता है, इससे पृथ्वी क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा सन रेजर्स को ग्रहण करता है। और इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। लोग कहेंगे कहाँ गर्मी लगती है हमें, क्योंकि तो प्रीहीलियन के टाइम तो सूर्य नजदीक है पृथ्वी के, तब भी हमको गर्मी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय ठंडी हो रही होती है 3 जनवरी को। लेकिन इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में बहुत पड़ता है। आपने सुना होगा पिछले साल ही कितनी बड़ी भयंकर आग लगी, वो इसी कारण बनी। क्यों, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी भी है, और दूसरा क्या है, पृथ्वी ज्यादा इंसोलेशन भी ग्रहण कर रही है। और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में जो चक्कर लगा रही है रिवोल्यूशन, वो क्या है, ये जो 6 घंटे हैं ये हर 4 साल जुड़ के 24 घंटे हो जाते हैं। और लीप ईयर उस समय होता है, और हर चौथे साल जो फरवरी में 1 साल ऐड हो जाता है, और 366 दिन का रिवोल्यूशन पीरियड होता है। तो इसी के साथ
आशा करते हैं आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और हमसे जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम एड्रेस है, उस पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।